News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हैशटैग मीटू कैंपेन बॉलीवुड से लेकर सियासी हलकों तक कोहराम मचा रहा है। नेता हो या अभिनेता, फिल्मकार हो या फिर कलाकार, राइटर हो या फिर एडिटर, कोई इससे अछूता नहीं रहा। सिर्फ बॉलीवुड की ही बात करें तो तनुश्री दत्ता के आरोपों से शुरू हुआ यह अभियान अब चित्रांगदा सिंह के इल्जाम तक पहुंच गया है। फिल्म एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने एक मशहूर डायरेक्टर और एक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि तंग आकर उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। कौन है चित्रांगदा सिंह और क्या है उनके आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। हैशटैग मीटू का बवंडर, शोषण के कितने शिकारी। बॉलीवुड में यौन शोषण को लेकर नित नए खुलासों का भूचाल आया हुआ है। नया खुलासा फिल्म एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने किया है। उन्होंने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और डायरेक्टर कुशान नंदी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मीटू में अब चित्रांगदा का खुलासा, मुझे न्यूड सीन करने को कहा गया। चित्रांगदा सिंह ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के डायरेक्टर कुशान नंदी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ न्यूड सीन करने को कहा था और मना करने पर उनके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। चित्रांगदा का कहना है, जो स्क्रिप्ट मुझे पहले दी गई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अचानक स्क्रिप्ट पहल के लिए मैं तनुश्री को क्रेडिट देती हूँ। यही अच्छी बात है कि मीटू आंदोलन लंबे समय तक टिकने वाला है और सिर्फ डर से ही परिवर्तन होगा, और अब ये काम कर रहा है। मीटू कैंपेन से जोड़ने वाली हस्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड में अपने बोल्ड और बिंदास पोज के लिए मशहूर पूनम पांडे ने भी यौन शोषण का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया है। पूनम पांडे का बड़ा खुलासा, बेडरूम सीन का बुरा अनुभव। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी मीटू अभियान को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि वो खुद भी इस तरह की असहज स्थिति का सामना कर चुकी है। पूनम ने अपनी फिल्म द जर्नी ऑफ कर्मा की शूटिंग के दौरान के कुछ अनुभवों को साझा करते हुए कहा है, अभिनेत्रियों को इस तरह की चीजों से अक्सर दो चार होना पड़ता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे भी इस तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ा। हम शूटिंग के दौरान बेडरूम सीन कर रहे थे। इस दौरान मेरे साथी कलाकार ऐसा जता रहे थे जैसे वो रील में नहीं, रियल लाइफ में मेरे साथ बेडरूम में सीन कर रहे हैं। हालांकि पूनम पांडे ने सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि वो कलाकार इंडस्ट्री के सबसे बड़े विलेन में से एक है। पूनम कहती हैं, मैं अभी किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ना नहीं चाहती। मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि उनकी बेटी मेरी उम्र की है। पूनम का कहना है कि यही वजह थी कि वो पिछले हफ्ते फिल्म के ट्रेलर रिलीज के मौके पर मौजूद नहीं थी और यहाँ तक कि कुछ महीनों पहले फिल्म के पोस्टर रिलीज पर भी नहीं गई थी। जाहिर है, जैसे जैसे मीटू कैंपेन जोर पकड़ रहा है, आरोप लगाने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बेशक अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे अपनी आपबीती सबके सामने रखनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि सिर्फ हवा में आरोप लगाने से क्या होगा। आरोपी का नाम सामने लाना जरूरी है, सबूत पेश करना जरूरी है, ताकि सच झूठ का पता लग सके और जो पीड़ित है उसके साथ इंसाफ हो सके। वरना कहीं ऐसा ना हो
कि महिला सुरक्षा के नाम पर शुरू हुआ ये कैंपेन सिर्फ एक कोरा अभियान बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि पूनम पांडे खुद भी हमेशा विवादों में रही हैं, पर अगर आरोप सही है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। बहरहाल, जैसे जैसे मीटू का बवंडर तेज हो रहा है, इसके दायरे में कई मशहूर हस्तियों का दामन दागदार होने लगा है। इन सबके बीच कुछ ऐसी भी पीड़ित महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी पहचान उजागर किए बगैर मशहूर फिल्मी हस्तियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपों के कटघरे में ऐसी ऐसी हस्तियों को खड़ा किया जा रहा है जिनकी बॉलीवुड में तूती बोलती है। इनमें सबसे बड़ा नाम है बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई का। हैशटैग मीटू का बवंडर, शोषण के कितने शिकारी। मीटू कैंपेन की आंच में बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों की शख्सियत सुलगने लगी है। यौन शोषण के कटघरे में नया नाम एक ऐसे प्रतिष्ठित फिल्मकार का आया है जिसे दुनिया शोमैन के नाम से जानती है। सुभाष घई पर संगीन आरोप, ड्रिंक पिलाकर किया बुरा काम। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार सुभाष घई पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर सबको सकते में डाल दिया है। पीड़ित का आरोप है कि एक फिल्म में काम करने के दौरान सुभाष घई ने उन्हें ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया और बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती महिमा कुकरेजा के साथ हुई बातचीत के दौरान सुनाई। आपको बता दें कि महिमा कुकरेजा भी कॉमेडियन उत्सव चक्रवर्ती पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। महिमा ने पीड़ित के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। पीड़ित का आरोप है, यह सब उस समय हुआ जब मैं सुभाष घई के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे गाइड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मेरा इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर या कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने उनका कहना माना। मैं भले ही मुंबई से नहीं थी, लेकिन मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। मैं अपने माता पिता को दिखाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी डायरेक्टर बन सकती हूँ। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान उजागर नहीं की है, पर जो अनुभव उसने साझा किया है वो दिल दहला देने के लिए काफी है। फिल्मों में नाम कमाने की हसरत लेकर बॉलीवुड आई इस पीड़ित का कहना है, शुरुआत में वो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाते थे, जहां मुझे कई पुरुष मेंबर्स के साथ देर रात तक बैठना रहना पड़ता था। किसी ने उनके सामने कुछ नहीं किया। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर घर आने के लिए मैं ऑटो लेती थी या फिर सुभाष घई मुझे छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने रास्ते में मुझे आपत्तिजनक तरीके से छुआ और गले लगाते हुए कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद वो मुझे लोखंडवाला में स्थित उनके छोटे से अपार्टमेंट में स्क्रिप्ट सेशन के लिए भी बुलाने लगे। उनका कहना था कि वो दूसरी अभिनेत्रियों के साथ भी वहीं पर स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। मैं जब वहाँ पहुंची तो उस 2 बेडरूम के घर में वो अकेले थे। वहाँ उनकी पत्नी नहीं रहती थी। वह कहते थे कि यहीं पर बैठकर वो फिल्मों के बारे में आइडिया सोचते हैं और उन पर काम करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पीड़ित का कहना सही है और उसके साथ गलत बर्ताव हो रहा था तो उसने सुभाष घई से मेल जोल क्यों जारी रखा? क्यों नहीं उनके साथ आने जाने से मना कर दिया? तो सुनिए वो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल हुई। स्क्रिप्ट की जगह वो मुझे बताने लगी कि कैसे इंडस्ट्री में उन्हें सब गलत समझते हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो उन्हें सच में पसंद करती हूँ। वो रोने का नाटक करने लगे और अपना सिर मेरी गोदी में रख दिया। वो जब उठे तो मुझे जबरन किस करने लगे। मैं शॉक्ड रह गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस में उन्होंने मुझे कहा कि लवर्स के बीच में नोकझोंक होती रहती है और मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास उस समय न तो कोई नौकरी थी, न पैसा और न ही परिवार। मैंने इस बारे में सिर्फ 2 और लड़कियों को बताया जिनके साथ भी सुभाष घई ने ऐसा व्यवहार किया था। पीड़ित के मुताबिक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा और वो मजबूरी में अपने साथ हो रही ज्यादती बर्दाश्त करती रही। पर फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। उस दिन की घटना का जिक्र करते हुए पीड़ित कहती है, एक शाम रिकॉर्डिंग करते हुए रात हो गई। सुभाष घई ने ड्रिंक लेने की सोची। उन्हें विस्की बहुत पसंद थी। उनका ड्राइवर हमेशा इसे कार में रखता था। उन्होंने मुझे भी पीने को दी जिसमें उन्होंने कुछ मिला रखा था। इसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उनके कार में बैठी और मुझे लगा कि वह घर ड्रॉप करेंगे, लेकिन उन्होंने ड्राइवर से हमें लोनावला ले जाने को कहा। मैं होश में आती जाती रही। जब भी होश में आती मैं यही पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं और मुझे घर छोड़ दें। वो मुझे होटल ले गए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा लिखने के लिए वहाँ जाते हैं और उनके लिए हमेशा एक कमरा तैयार रहता है। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गए।
फिर उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ड्रिंक के कारण मुझ में ताकत नहीं बची थी। मैं रोई और फिर मैंने होश खो दिया। अगली सुबह उन्होंने टोस्ट मंगवाया और नाश्ता करने के लिए मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। पीड़ित के मुताबिक इस घटना से वो बुरी तरह टूट गई। उसे इतना गहरा सदमा लगा कि वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ बुरा सलूक किया गया। पीड़ित का कहना है, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं गई, जिसके बाद मुझे कॉल कर बताया गया कि मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे महीने भर का वेतन नहीं मिलेगा। मैं दफ्तर गई और 1 हफ्ते बाद रिजाइन दे दिया। इसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। वहाँ सुभाष घई शूटिंग कर रहे थे। सेट पर मौजूद सभी लोग मुझे जानते थे, लेकिन वहाँ रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसे में मैं वहाँ से चली गई। पीड़ित के आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर एक बार फिर सवाल वही है कि पीड़ित ने इस घटना का जिक्र पहले क्यों नहीं किया, और जब उसने नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद भी कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। बहरहाल सुभाष घई ने पीड़ित के आरोप को सरासर गलत और मनगढ़ंत बताया है। सुभाष घई का कहना है, ये काफी दुखद है कि सोशल मीडिया पर दूसरे के नाम को घसीटकर पुरानी और निराधार कहानियों को शेयर कर बदनाम किया जा रहा है। मैं सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारता हूँ। सुभाष घई ने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीड़ित महिला अब सबके सामने आकर अपना आरोप दोहराने की हिम्मत दिखाएगी? क्या वो इंसाफ के लिए कानून का सहारा लेगी, या शोषण की कई और कहानियों की तरह उसकी आपबीती भी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कई पीड़ित महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी आपबीती दुनिया के सामने रखना तो चाहती हैं, पर अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती। बॉलीवुड की एक ऐसी ही उभरती हुई एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर करीम मुरानी पर शराब में नशा मिलाकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि करीम मुरानी ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच ली, जिसके आधार पर वो ब्लैकमेल करता रहा। आपको बता दें कि करीम मुरानी रावण, चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले जैसे फिल्म के को प्रोड्यूसर रह चुके हैं। हालांकि इस कैंपेन में किए जा रहे दावों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। विनीता नंदा के आरोप के जवाब में आलोकनाथ ने तो मानहानि का केस भी दर्ज करवा दिया है। मीटू कैंपेन के जरिए टीवी प्रोड्यूसर और राइटर विनीता नंदा ने जब संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर एक्टर आलोकनाथ पर रेप का आरोप लगाया तो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। 90 के दशक में मशहूर टीवी शो तारा की प्रोड्यूसर रही विनीता नंदा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर आलोकनाथ का नाम लिए बगैर ये आरोप लगाया था कि संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर एक्टर ने करीब 2 दशक पहले शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किया था। विनीता नंदा के आरोप पर कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने मीटू कैंपेन में उनका समर्थन किया, पर आलोकनाथ ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि विनीता नंदा के आरोप झूठे हैं। अब आलोकनाथ की ओर से इस मामले में एक अदालत में शिकायत दायर कर कार्रवाई की मांग की गई है। आलोकनाथ और उनकी पत्नी आशुनाथ ने विनीता नंदा के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। उन्होंने अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत पत्र में मांग की गई है कि अंबोली थाना को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। आलोकनाथ और उनकी पत्नी का कहना है कि विनीता नंदा के आरोप से उनकी छवि धूमिल हो रही है। आलोकनाथ के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को कोई धन नहीं चाहिए, क्षतिपूर्ति के रूप में सिर्फ 1 रुपया चाहिए। इस बारे में मानहानि का दावा बहुत जल्द किया जाएगा। कोई भी अथॉरिटी के सामने कोई कंप्लेन नहीं हुई है। 19 साल के पहले कहते हैं कोई वाकया हुआ है, जबकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ वाकया होता तो डेफिनेटली वो पुलिस में जाती, कंप्लेन कराती। अब वो नहीं जा रही है तो हम जा रहे हैं कि हमारे पे जो है ये सारे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारी इज्जत से खेला जा रहा है, और इसलिए जो है आप इस पूरे एपिसोड को जो है तहकीकात करिए और जो हमारी इज्जत से खेला जा रहा है उसके लिए उस पर एक्शन लीजिए। इस बीच मीटू कैंपेन में लग रहे आरोपों के खिलाफ भी आवाज तेज होने लगी है। फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने कहा है कि वो मुजरिमों के खिलाफ बोलने वाली बहादुर महिलाओं का समर्थन करती हैं, और वो ये भी चाहती हैं कि सच को बढ़ा चढ़ाकर न कहा जाए, इसका कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। फराह खान की बहन सुजैन खान ने भी कहा है कि इनमें से ज्यादातर आरोप झूठे हैं और बिना किसी कानूनी सबूत के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
सदियों से महिलाओं से शोषण के खिलाफ आवाज उठती रही है, लेकिन हैशटैग मीटू ने शोषण को बेनकाब करने का एक ऐसा हथियार दे दिया जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाएं और लड़कियां खुलकर बरसों से जहन में दबाए खौफनाक हादसों को बयां कर रही हैं, जिसकी इससे पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस कड़ी में आज एक ऐसी लड़की की हैशटैग मीटू कहानी जो अपने फील्ड की सेलिब्रिटी है। आपने डिफेम किया हम लोगों को, चार्जेस लगाए उनने, तो ये तो एक हमारा ऑप्शन है ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पूरे मूवमेंट को बंद कर दें। आप अपने टीवी पर जिनकी आवाज सुन रहे हैं ये इला त्रिवेदी है। इन्होंने हैशटैग मीटू के जरिए अपनी कहानी कहने से पहले लिखा है, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह देश में मीटू अभियान चला है, मैं टीवी चैनल पर डिबेट का हिस्सा रही हूँ। मैंने मीटू का समर्थन किया, लेकिन अपनी कहानी बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस अभियान से मुझे हिम्मत मिली है कि मैं अपनी कहानी साझा कर सकूं। इला त्रिवेदी मानती हैं कि अगर न्यूज 24 के डिबेट शो में नहीं आई होती तो शायद उन्हें ये हिम्मत ही नहीं मिलती। इरा त्रिवेदी ने उपन्यासकार चेतन भगत का बेहद घिनौना चेहरा सामने लाया है। इरा लिखती हैं, एक दशक पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी मुलाकात चेतन भगत से हुई थी। वो एक पैनल 3 देवियों को मॉडरेट कर रहे थे और मैं उसका हिस्सा थी। चेतन भगत साहित्यिक दुनिया के चमकते हुए सितारे थे, इसलिए उनके साथ मंच साझा करने में मुझे घबराहट हो रही थी। चर्चा के दौरान चेतन भगत ने पूछा, अगर बुक लॉन्चिंग के वक्त कोई पुरुष आपको अप्रोच करे तो आप क्या करेंगी? मेरा जवाब था, अगर वो मेरी 100 किताबें खरीदता है तो मैं उसे किस करूंगी, और अगर वो मेरी सारी किताबें खरीदता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। मैं उस वक्त 22 साल की थी। हालांकि इसके लिए मैंने किसी को इजाजत या सहमति नहीं दी थी। इरा त्रिवेदी ने ये बात भरी मंच पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो ये बात कहकर चेतन भगत के जाल में फंसने वाली हैं। इरा त्रिवेदी आगे लिखती हैं, कुछ हफ्ते बाद चेतन भगत ने मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चाय के लिए आमंत्रित किया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 2 लेखक मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कमरे में चाय ऑफर की तो मैंने कहा कि अच्छा रहता हम कॉफी हाउस में मिलें। वो तैयार हो गए, लेकिन चाय के बाद उन्होंने अपनी बुक को सिग्नेचर के साथ देने के बहाने कमरे में चलने को कहा। जैसे ही मैं कमरे में गई, उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन मैं झुक गई और हंसने लगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए या कैसे जवाब देना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने तुम्हारी किताब की 100 प्रतियां खरीद ली हैं और उसे पुणे के एक पुस्तकालय को दान कर दिया, इसलिए तुम्हें किस करने का मेरा विशेषाधिकार है। मैंने उनकी इस टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, जबकि वास्तव में मैं अंदर से हिल गई थी। जानते हैं इरा त्रिवेदी के साथ जो गलत हरकत चेतन भगत ने बंद कमरे में की, करीब करीब वैसी ही कहानी अपनी किताब हाफ गर्लफ्रेंड में लिखा भी है। अंतर बस इतना है कि इसमें किरदार बदले हुए हैं। इरा लिखती है, कई सालों बाद जब मैंने उनकी किताब हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रिप्ट को पढ़ा, तो भगत ने किताब के एक दृश्य में अपने पुरुष नायक से महिला किरदार रिया पर वैसे ही कमेंट करते हुए दिखाया है। रिया ने बताया है कि इसके बाद भी वो चेतन की दोस्त बनी रही, लेकिन जब भी मिलते थे किसी न किसी सार्वजनिक जगह पर मिलते, लेकिन जब भी चेतन से मिलती, एक बार उनकी आंखों में देखती जो बार बार मुझसे ये कह रहा था कि वो चेतन है, चेतन। कुछ साल बाद हालात और बिगड़े। विदेश में चेतन की मेरी दोस्त से मुलाकात हुई। चलती बस में चेतन ने मेरी दोस्त को पकड़ लिया था और शारीरिक रूप से परेशान किया और गलत कमेंट किया। जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं गुस्से में थी और तब मैंने चेतन से बात की। उसने सारे आरोपों को झूठा बता दिया और कहा कि उसकी दोस्त उससे मिलना चाहती थी, मैं नहीं। इरा त्रिवेदी कहती हैं कि जब एक महिला किसी के साथ दोस्त के रूप में खुले दिल से मिलती है तो चेतन भगत जैसे लोग ये समझने लगते हैं कि वो बिस्तर पर जाना चाहती है। वह कहती हैं कि चाय के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो वो ये समझने लगे हैं कि उसके साथ बाहर निकलना चाहती है। इरा ने चेतन भगत के साथ लेखक सुहेल सेठ का भी राज खोला है। एक दशक पहले मेरे प्रकाशक पेंगुइन बुक्स ने मेरे पहले उपन्यास की लॉन्चिंग के वक्त सुहेल सेठ को आमंत्रित किया। मैं और सुहेल एक दूसरे से पहले से परिचित थे, लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत बुरा था। वो अक्सर अश्लील टिप्पणी करते। एक बार उन्होंने मेरे बेहद निजी अंगों के बारे में बात की थी। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपने पैरों में मोम लगाया है। एक बार तो उन्होंने मेरी सेक्सी योग पोज के बारे में टिप्पणी की।
मैं अक्सर उनकी टिप्पणी से डरती थी और आमतौर पर उन्हें अनदेखा कर हंसने की कोशिश करती थी। ये वो ईरा त्रिवेदी हैं जिनके पिता देश के बड़े पूर्व नौकरशाह रहे हैं। ईरा कहती हैं कि इतनी ताकतवर घराने से आने के बाद जब मेरा ये हाल है तो सुरक्षा कवच के बाहर रह रही महिलाओं के पास तो इससे बदतर कहानियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।